करता हूँ, मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, हॉस्टल के साथी हैं, डॉक्टर अभय कुमार मिश्रा, और जर्नलिस्ट भी हैं। आजकल अखबारों में, उर्दू अखबार में ख़ास तौर से लिखते हैं। बहुत कम आपने देखा होगा कि कोई इस तरह का राइटर हो जो बैक वक्त 3-4 ज़बानों पर दस्तरस रखता हो। उसमें एक अभय कुमार मिश्रा भी है। वो हालात पर बहुत अच्छी नज़र रखते हैं। आपका मौजू है हिंदुस्तान में इस्लामी तहजीबी वरसे के देरपा नकूश। अंग्रेज़ी में उसका टाइटल लिखा हुआ है, लेकिन मैंने उसका उर्दू तर्जुमा किया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप JNU में स्कॉलर हैं, आपका तकर्रुर भी हो गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर, लेकिन आपने वहाँ छोड़ दिया, खैरबाद का, और दिल्ली को तरजीह दी। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मौजू पर इज़हार ख्याल करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस मौजू पे अपनी बात रखने के लिए आप लोगों ने मुझे बुलाया। कुछ मिनट पहले स्टेज से बहुत सारी बातें कही गई हैं, और एक बात जो मुझे समझ में आई, जैसा कि ऑर्गेनाइजर ने इस सेमिनार के बारे में जो तारुफ पेश किया, कि कहीं ना कहीं आप लोग भी हिस्ट्री को लेके बहुत ही संजीदा हैं, और संजीदा पहले भी थे, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि हिस्ट्री के हलके में भी आपकी जो तंजीम है उसकी तरफ से कुछ काम होना चाहिए, आवाम के बीच में जाना चाहिए, और कुछ किताबें, कुछ सेमिनार होना चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स है, इसलिए कि हिस्ट्री को तबाह करने के लिए, हिस्ट्री को बर्बाद करने के लिए, हिस्ट्री की गलत चीज़ों को सही दिखाने के लिए कुछ लोग बहुत ही लंबे वक्त से कोशिश कर रहे हैं, और आज ऐसे लोगों के पास ताकत भी है। और मैं चाह रहा हूं कि मैं हिस्ट्री की गुफ्तगू आवामी जुबान में करूं, क्योंकि यूनिवर्सिटियों की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि यूनिवर्सिटी में उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है सेमिनार में पेपर पढ़ने के लिए जो कहीं ना कहीं रस्मी तौर पे कहीं ना कहीं वो प्रोफेसर होते हैं, और आम लोगों को समझा जाता है कि इनको हिस्ट्री की कोई समझ नहीं है। JNU से मेरा MPhil और मेरा PhD वहीं से मुकम्मल हुआ, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, जदीद तारीख में। मेरा जो MPhil था वो 19वीं सदी में मुसलमानों के बीच में जो एक डिक्लाइन, पसमानदगी, तनज़्ज़ुल वर्ड जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, कि उस तरह का एक कैफियत पाई गई थी कि अंग्रेजी दौर के जाने के बाद अब आगे का क्या रास्ता होगा। उलमाए कराम कैसे सोच रहे थे, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर कैसे सोच रहे थे, और जो लोग मुसलमान, जो लोग जदीद ख्यालात से मुतासिर थे, उनकी क्या सोच थी। मेरी PhD ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ पे है, और वो PhD कुछ ही दिनों के बाद एक किताब की शक्ल में भी आ रही है। तो मैं बहुत दिनों से इस सारे मौजू को बहुत ही करीब से देख रहा था, और मेरा मानना यह है कि अगर हिंदुस्तान को अगर आपको बचाना है, भारत को बचाना है, तो इसकी तारीख को पहले आपको समझनी पड़ेगी, और समझने के बाद इसे आम जबान में लोगों के बीच में बतानी पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले हमारे मुल्क में बड़े बड़े हिस्टोरियन थे, बहुत सेकुलर ख्यालात के लोग थे, लेकिन जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं तो उनकी बातों से ज़्यादा अफवाह, प्रोपेगेंडा पे मबनी जो तारीख है, उसी को आप उस तरह की बातें सुनते हैं, क्योंकि पब्लिक जो डिबेट है उसमें वो सारी चीज़ों को
ज्यादा परोसा जाता है। और इसी पस मंजर में मुसलमानों का और इस्लाम का जो कंट्रीब्यूशन भारत में है उसको भुला दिया जाता है। मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि मैं अपने गांव में जाके अपने ही परिवार के लोगों के कुछ मेंबरान से मैं कुछ बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा उन्हीं को हिस्ट्री आ रही है। इसकी वजह ये नहीं है कि मेरी पढ़ाई कम हुई है या वो ज्यादा जान रहे हैं, इसकी वजह ये है कि प्रोपेगेंडा उनके पास ज्यादा पहुंच रहा है। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले जो एक इंटेलेक्चुअल की जो टोपी जो होती है ना, उसको उतार के आम जबान में बात कहना हमें सीखना होगा। ये सारी चीजें यूरोप और बाकी के मुल्कों में हुई है कि हम बेहतर से बेहतर, अजीम से अजीम बात को कैसे आसान लफ्जों में उसको कहें। अब आइए दूसरी बात मैं करना चाहता हूं, हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है या हिस्ट्री से आपका क्या मुराद है। बहुत सारे मेरे दोस्त हिस्ट्री में तैयारी करते हैं, यूपीएससी में हिस्ट्री का सब्जेक्ट लेते हैं, सर्विस कमीशन में हिस्ट्री का सब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मेरी गुफ्तगू खासकर नौजवान लोगों से मैं उनको ज्यादा मुखातब करना चाहता हूं। क्यों आप पढ़ते हैं? बहुत सारे लोग हिस्ट्री में तैयारी करते हैं। वो क्या करते हैं कि हिस्ट्री की एक बुक लेते हैं जिसमें राजा महाराजाओं के नाम, किसने किस चीज का आविष्कार किया, खोज की, कौन सी जंग कहां लड़ी गई, कौन उस जंग में फातेह था, कौन उसमें हारा, किसकी हार हुई, कौन सी सल्तनत कहां बनी, कौन सा नेता किस वक्त चंपारण पहुंचा, कौन सा नेता किस जमाने में कांग्रेस का 10वां सदर था या 5वां सदर था। ये सब सारी बातें पूछी जाती है। मुझे लगता है कि हिस्ट्री ये है, लेकिन हिस्ट्री ये नहीं है। अब आप कहेंगे मैं इतना कंफ्यूजिंग बात क्यों कर रहा हूं। डेट के हिसाब से क्रोनोलॉजिकली ये हिस्ट्री है, क्योंकि अगर महात्मा गांधी जी चंपारण में 1917 में पहुंचे हुए हैं तो आपको तैयारी करने वाले गाइड बुक में भी वो चीजें मिलेंगी। इस लिहाज से, डेट के लिहाज से वो हिस्ट्री है, लेकिन वो हिस्ट्री कैसे नहीं है, इसलिए वो हिस्ट्री नहीं है कि हिस्ट्री में अगर आपने फैक्ट्स को, अगर आपने सही तरतीब के साथ उसको पेश नहीं किया और उसके ऊपर अपनी कमेंट्री नहीं दी, अपनी राय नहीं दी फैक्ट्स के हवाले से, तो वो हिस्ट्री नहीं हुई। यानी स्याही होने की वजह से, कलम होने की वजह से कोई शायर नहीं होता है, ईंट होने की वजह से कोई मकानसाज नहीं हो सकता है। उसी तरह से हिस्ट्री की आपको समझ होनी पड़ेगी। महात्मा गांधी 1917 में चंपारण गए। कौन गया? महात्मा गांधी गए। व्हाट, ये बातें आ गई। कहां गए? चंपारण गए। कब गए? 1917 में गए। लेकिन इस तरह से हिस्ट्री को देखने पे दो चीजें छुप जाती है। क्यों गए, कैसे गए। यानी हिस्ट्री में जब तक हाउ एंड वाई का सवाल अगर आप नहीं लाते हैं तब तो कोई हिस्ट्री मुकम्मल हिस्ट्री नहीं। वो एक रटने वाली तैयारी, एग्जाम की तैयारी हो जाती है। तो मुझे लगता है हमें कोई भी बात हो, खबरों को भी आप देखिए, आजकल आप फटाफट न्यूज देखते हैं, 100 खबरें 5 मिनट के अंदर में, उसमें व्हाट होता है, व्हेन होता है, हु होता है, लेकिन हाउ और वाई नहीं होता है। यही वजह है कि हम हिस्ट्री क्यों खतरनाक है और हिस्ट्री क्यों मुफीद है उसको हम समझ नहीं पाते हैं। सरकार जब बदलती तो आपने कभी सोचा जितनी पॉलिटिकल साइंस की किताबें नहीं जलाई जाती है उतनी किताबें हिस्ट्री की जलाई जाती है। क्यों जलाई जाती है? इसलिए जलाई जाती है कि जो लोग आज अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहे हैं और दूसरों से कह रहे हैं कि भाई सर्टिफिकेट दिखाओ, अगर आप उनसे पूछे कि आपके एक बहुत बड़े लीडर ने 1925 में कोई किताब लिखी थी, उस किताब में उन्होंने क्या कहा था, 1930 में 1935 में जो भी मुल्क की जो तहरीक चली उसमें आपके लीडर ने क्या कहा था, हिंदू मुसलमान एकता के ऊपर आपके लीडर क्या कर रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपके लीडर क्या कर रहे थे। तो जब वाई का सवाल और हाउ का सवाल जब आप पूछते हैं तो आप उनको उनकी हकीकत को आप बयान करते हैं। अब आई बात ये कि हिस्ट्री को अगर हमें बचाना है
तो हमें अवामी तौर पर भी हिस्ट्री को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये हम सिर्फ गवर्नमेंट और किसी एजेंसी पे नहीं छोड़ सकते हैं। अब देखिए, हिंदुस्तान में हिस्ट्री के साथ जो छेड़छाड़ जो है, हिस्ट्री ये इतना बड़ा जो डिसिप्लिन है, इसको अगर आपको समझना है तो आपको कॉलोनियल टाइम में पहुंचना होगा। क्योंकि जब अंग्रेज इस मुल्क में आए, और जैसा कि मेरे से पहले प्रोफेसर चिश्ती साहब भी कह रहे थे, जब अंग्रेज इस मुल्क में आए तो उन्होंने बाज़ाब्ता एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे हिस्ट्री लिखनी शुरू कर दी। और उस जमाने के जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे, जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जिन्होंने हिस्ट्री लिखी, जो कभी भारत में नहीं आए, है ना, जेम्स मिल कभी भारत में नहीं आए, और उन्होंने भारत की तारीख को 3 वॉल्यूम्स में लिखा। और जो कदीम जो भारत था, जो एंशिएंट इंडिया था, उसको उन्होंने कहा हिंदू पीरियड। जो मिडिवल इंडिया था, उसको उन्होंने कहा मुस्लिम पीरियड। अब सवाल यह है कि आप एंशिएंट इंडिया को जो हिंदू पीरियड कह रहे हैं, उस जमाने में बुद्ध हैं, उस जमाने में जैन फिलॉसफी है, उस जमाने में आपको द्रविड़ियों की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, तमिल जबान की इतनी बड़ी तारीख है, आदिवासियों की इतनी बड़ी तारीख है। तो आपने कैसे 100 चीजों में से एक चीज को आपने वहां से खींच ली और उसके बाद कह रहे हैं कि हिंदू पीरियड है। एक और व्यक्ति का आप लोग नाम सुनिए, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर जर्मनी के बहुत बड़े स्कॉलर थे, ज्ञानी थे, संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो भारत आए ही नहीं है कभी, और उन्होंने अपना नाम रख दिया मोक्ष मुलर। और उनकी किताब जो है व्हाट इंडिया कैन टीच टू अस, भारत हमें क्या सिखला सकता है, वो लेक्चर अंग्रेज जो आईएएस ऑफिसर हिंदुस्तान में नौकरी करने आते थे, वो उनके सामने पढ़ाया जाता था। और वो चीज अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दे सकता हूं, मैक्स मुलर का इंडिया के ऊपर जो राइटिंग, और अगर आप मैक्स मुलर की इंडिया के ऊपर जो राइटिंग को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनके राइटिंग के अंदर में एक तासुब है मुसलमानों को लेकर। मैं बिल्कुल होशो हवास के साथ हूं। अब आप जरा सोचिए जी, आप जरा सोचिए कि कोई ब्रिटिश ऑफिसर अगर इंग्लैंड से आ रहा है नौकरी करने के लिए, अगर मेरी दिल्ली पोस्टिंग हो जाए और मैं पटना से चलूं और पटना में मुझे कोई लेक्चर दे दे, है ना, कि मुसलमान जो हैं उनकी वो ऐसे नहीं है वैसे हैं, तो वो ऑफिसर्स कैसे काम करेंगे। तो आप देखिए, मुस्लिम हिस्ट्री और इस्लामिक हिस्ट्री को उसको पूरी तरह से अप्रिशिएट नहीं करने के पीछे एक लॉजिक ये भी है कि जो भी अंग्रेज राइटर, जो लोग भी यूरोप से आए, उनके कुछ ना कुछ प्रेजुडिस जो थे वो मुसलमानों के साथ थे। और वो लोग जब हिंदुस्तान में आए तो उनमें से बहुत ज्यादा लोग उस प्रेजुडिस को कैरी कर रहे हैं अपने राइटिंग के अंदर में। और हिंदुस्तान में उनके आने से पहले मुसलमानों की एक हुकूमत थी, चाहे जैसी भी कमजोर हुकूमत हो, चाहे कितने ही कम इलाके में महदूद हो, और मुसलमानों की तरफ से लोगों ने मुल्क को आजाद कराने के लिए फॉरेन रूल को रोकने के लिए मुजाहमत भी की। जैसा कि बात हमारे से पहले स्पीकर साहब बोल रहे थे कि उलमाओं का बहुत बड़ा रोल रहा। तो एक उनके अंदर में एक प्रिजुडिस उनके अंदर में वो चीजें थी। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो इस्लाम और मुसलमानों को लेके जो भी कंट्रीब्यूशन उनको है, वो कॉलोनियल टाइम में उन चीजों को हाईलाइट नहीं किया गया, चूंकि वो सत्ता में थे, इक़्तिदार में थे, उनकी लिखी हुई किताबें निसाब में चलती थी। और इस वजह से 100 साल 150 साल के अंदर में 200 साल की उनकी हुकूमत के अंदर में एक एंटी मुस्लिम जो थी वो फजा तैयार हो गई। और आप भी बताइए, छोटे छोटे बच्चों को जो किताब अगर आप पढ़ाएंगे और आप किसी एक कम्युनिटी की तारीख के बारे में अगर सही से नहीं बताएंगे तो वो बच्चा क्या सोचेगा। जैसे आजकल जो भी जो चैनल और मीडिया, जो लोग ज्यादा टीवी देखते हैं, आप देखते हैं कि उनके अंदर में जी उनके अंदर में आप देखेंगे कि वो और ज्यादा प्रोपेगेंडा से वो लोग उसमें मुब्तला पाए जाते हैं। तो ये कॉलोनियल हिस्टोरियंस की बहुत बड़ी दिक्कत थी। लेकिन हुआ क्या
कि कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने हिंदुस्तान को भी बदनाम करना शुरू किया। कहा कि आप लोगों के पास कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, आपको रूल करने नहीं आता है। तो हुआ क्या कि एंटी कॉलोनियल जो नव आबादियत के खिलाफ जो जंग चली, उसमें बहुत सारे ऐसे लीडरान थे जो अंग्रेजों का जवाब देते वक्त उनके अंदर में भी एक तरह का तासुब पाया गया। एक अंग्रेजी सुपरमेसी को क्रिटिसाइज करने के चक्कर में कहीं ना कहीं जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के भी बहुत सारे जो लीडर्स थे, बहुत सारे जो राइटर्स थे, उन लोगों के अंदर में भी एक मेजोरिटेरियन, एक कहने को देखिए रिलीजियस नेशनलिज्म कहिए, या आप कहिए कि उसको एक हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी जो है, वो हो सकता है कि वो 1925 के आसपास में आप देखेंगे कि वो फॉर्मल तौर पे आप देखेंगे कि वो एक तंजीम के तौर पे एस्टैब्लिश हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि 50 साल 100 साल पहले, 40 साल पहले उस तरह की थिंकिंग का विकास होना शुरू हुआ। और कहीं ना कहीं इस मुल्क के अंदर में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के कुछ लीडरों के अंदर में ये लगा कि अंग्रेज हमें निजात दिलाने के लिए आए हुए हैं और इस वजह से मुसलमान की इस दौर से हमें आजादी मिली। और इस तरह की चीज आप बंकिम की राइटिंग में और बाकी लोगों की राइटिंग में देख सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि हिंदुस्तान को हिंदुओं के साथ जोड़ना, हिंदुस्तान को एक खास संस्कृति, एक खास सकाफत, एक खास मजहब से जोड़ने के लिए जो जमीन तैयार अंग्रेजों ने की थी, जो फूट डालो और राज करो का एक जो सिद्धांत के ऊपर उन्होंने जो एक चीज को आगे पेश किया, उसको अपने ही हमारे ही घर के लोगों ने उसको लपक लिया उस कैच को, और उनको लगा कि इससे ही हिंदू यही परस्ती हो सकती है, इससे ही एक रिवाइवलिज्म की चीजें आ सकती है। और यही वजह है कि आप बहुत सारे, चाहे बंकिम की राइटिंग में देखिए, चाहे आप केपी जायसवाल की राइटिंग में देखिए, या फिर विनय कुमार सरकार की राइटिंग में देखिए, इन लोगों की राइटिंग में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कहीं ना कहीं एक तरह का ग्लोरिफिकेशन, हिंदू सिविलाइजेशन के साथ ग्लोरिफिकेशन और मुस्लिम सिविलाइजेशन को उसको डाउन करने का ये दोनों खेल एक साथ शुरू हुआ। ये खतरनाक खेल इसलिए है कि हिंदू सिविलाइजेशन का ग्लोरिफिकेशन आप अगर करेंगे तो आपको मुस्लिम सिविलाइजेशन या इस्लामिक सिविलाइजेशन के जो कंट्रीब्यूशन है उसको आपको दबाना पड़ेगा। इसके नुकसानात ये हैं कि एंशियंट टाइम से ही कास्ट सिस्टम चल रहा है, एंशियंट टाइम से ही दलितों के साथ अन्याय किया जा रहा है, एंशियंट टाइम से भी अछूत प्रथा चल रहा है, एंशियंट टाइम से ही बुद्ध के खिलाफ, बुद्ध और उनके मानने वालों के खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, एंशियंट टाइम से हम सियासी तौर पर लड़ रहे हैं, एंशियंट टाइम से ही एक डिक्लाइन है इकोनॉमी के साथ। ये सारी चीजों के ऊपर आप पर्दा डालना शुरू करते हैं और एक लंबी नैरेटिव होती है शुरू कि मुसलमानों के आने से पहले इस मुल्क में सब कुछ अच्छा था, दूध की नदियां बहती थी, एक ग्लोरियस पीरियड था। गुप्ता पीरियड को भी जो लोग पहले हिस्ट्री पढ़ते थे आज से 30 साल 40 साल पहले, तो सिलेबस का एक बहुत ही पेट सवाल होता था, वाज गुप्ता पीरियड ए गोल्डन पीरियड? क्या गुप्ता का दौर गोल्डन पीरियड था? इस तरह के सवाल आते थे। और जो मुसलमानों की जो हिस्ट्री थी उससे क्या है कि उनको उनके साथ एक तासुब, उनको दरकिनार करना, उनको डाउन प्ले करना, ये सारा चीज शुरू हो गया। तो ये खतरा है क्योंकि इससे आप न सिर्फ एंटी मुस्लिम आप कंटेंट पैदा कर रहे हैं, बल्कि जो इस देश के जो बहुजन हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो महिलाएं हैं, जो आदिवासी हैं, उनकी हिस्ट्री को भी आप क्या कर रहे हैं, नीचे उसको भी आप दबा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक इमेजिन हिंदू कम्युनिटी के अंदर में सबको आप इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरा काम मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर में है। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुस्लिम पर्सनल लॉ गाइड होता है, हिंदू पर्सनल लॉ से हिंदू गाइड होना चाहिए, लेकिन वो हिंदू पर्सनल लॉ से सिख भी गाइड होते हैं और बुद्धिस्ट भी गाइड होते हैं गाइड। और एक लंबे समय से डिमांड आ रही है कि उनके पर्सनल लॉ अलग कर दो। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर सिखों को और बुद्धिस्ट को अगर माइनॉरिटी का दर्जा हिंदुस्तान में मिला हुआ है तो उनके पर्सनल लॉ किस वजह से एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के पर्सनल लॉ से जुड़े हुए हैं? इसका मतलब यह है कि आपको लगता है कि हिंदुस्तान में एक मजहब है जो कि भारतीय मजहब है, जो हिंदुस्तानी मजहब है,
जो इस जमीन का मजहब है, जिसके लिए एक टर्म आता है इंडिक, और एक है जो है फॉरेनर। तो इंडिक का मतलब हिंदुइज्म, एक बहुत बड़ा उसका ब्रांच, और उसके अंदर की छोटी छोटी टहनियां बुद्धिज्म हो गई, जैनिज्म हो गई, और इस्लाम और जो क्रिश्चियनिटी है, ईसाइयत है और इस्लाम है, इसका कुछ लेना देना हिंदुस्तान की धरती से नहीं है। और यही वजह है, कुछ रोज पहले की बात है, एनसीईआरटी जैसे बड़े इदारे में एक सेमिनार हो रहा है भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में, इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में, और उसका पर्चा मेरे पास भी आया कि आप भी इसमें पेपर लिखिए, किसी मेरे दोस्त ने फॉरवर्ड किया। ये चीज आपको एनसीईआरटी के वेबसाइट पे भी लगा हुआ है। मैंने जब उसके अंदर में देखा तो भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर में मुसलमानों का नाम, ईसाइयों का नाम कहीं भी नहीं था। मुझे बहुत तकलीफ हुई कि इस पूरी हिस्ट्री को क्यों दरकिनार किया जा रहा है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे मुस्लिम लोगों की भी ये थिंकिंग है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध के ऊपर जो उन्होंने फतह हासिल की 8वीं सदी के करीब में, उसके बाद से मुस्लिम तारीख की शुरुआत होती है। उसके बाद से भारत में मुस्लिम तारीख एक फातेह के तौर पे, कौम के तौर पे हम लोग यहाँ पे एस्टेब्लिश हुए। ये भी मुझे लगता है ये भी गलत सोच है, इसलिए कि अरबों का और हिंदुस्तानियों का मेल जोल मोहम्मद बिन कासिम के आने से हजारों साल पुराने समय से हैं। जो लोग भी मैरीटाइम हिस्ट्री करते हैं, समुद्र में तिजारत और समुद्री इलाके की जो तारीख के बहुत जानकार है, उनसे जरा पूछिए कि मोहम्मद साहब के फौरन बाद जो मुस्लिम लोग ताजीर थे, वो केरला के साहिली इलाकों में वो बस गए, उनको हिंदू राजाओं ने उनके साथ अच्छा सलूक किया, वो लोकल लोगों से उन्होंने शादियां की। तो आप हिंदुस्तान में इस्लाम की तारीख को मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी या गजनवी या किसी के साथ क्यों जोड़ते हैं? उसी तरह से ईसाइयत के बारे में भी हमारे देश में कंफ्यूजन है। अंग्रेज आए और ईसाई मिशनरी इस देश में आ गए। मैं पूछना चाहता हूं, अंग्रेज कब आए? 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद से डच आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिशर्स आए, लेकिन हिंदुस्तान में ईसाइयत की तारीख 2000 साल से भी पुरानी है। आप पूछेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि सेंट थॉमस जो थे, उनके बारे में माना जाता है, ये ट्रेडिशन है, रवायत है कि वो 52 एडी में वो भारत आए और उनके फॉलोअर ईसाई बने, और उसके बाद ओरिएंटलिस्ट क्रिश्चियंस आए, सीरिया से ईसाई यहां पे भाग के आए जिनके साथ वहां बुरा सलूक किया गया था। तो सीरियन हिस्ट्री, सीरियन क्रिश्चियन की हिस्ट्री, ओरिएंटलिस्ट क्रिश्चियन की हिस्ट्री, और थॉमस, सेंट थॉमस के जो उनके जो फॉलोअर्स थे, और सेंट थॉमस तो थे वो ईसा मसीह, हजरत ईसा मसीह के 12 जो अनुयायी थे, जो उनके चेले थे, एपोस्टल्स थे, उनमें से एक थे। तो जब क्रिश्चियनिटी की तारीख इस मुल्क में 2000 साल से पुरानी है, तब कितना कागज तुम देखोगे उसको इंडिक करने के लिए? आप बताइए, कोई भी बिल्डिंग हिंदुस्तान में आप जाइए, क्या उसके ऊपर क्या एक संस्कृति की निशानी उसके ऊपर दिखती है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को देखिए, क्या कोई कह सकता है इसमें सिर्फ हिंदू आर्किटेक्चर ही है? क्या उसके अंदर में ब्रिटिश आर्किटेक्चर नहीं है? क्या उसके अंदर में मुस्लिम आर्किटेक्चर के असर नहीं है? हिंदू जामिया को आप जाके देख लीजिए, क्या वो मुस्लिम आर्किटेक्चर ही उसके अंदर में है? क्या उसके अंदर में जो असरात हिंदू आर्किटेक्चर के और आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर के उसके अंदर में नहीं है? तो हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी चीज नहीं है जिसकी संस्कृति मिली जुली नहीं है। प्रोफेसर ताराचंद, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के पहले एचओडी थे, हिस्टोरियन बहुत बड़े थे, उन्होंने 1952 में 1922 में पहली अपना एक मकाला लिखा, जो बाद में एक किताब बनी। उस किताब का नाम है कि उस आर्टिकल या उस किताब का नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम इन इंडिया। उस किताब में उन्होंने कहा, पहले ही अगर आप इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन इज इन सेंस इज इन सिंथेसिस, कुछ इस तरह का लाइन है कि भारत की तारीख, उसकी तमद्दुन, उसकी तहजीब एक तरह का एक गहवारा है
मुख्तलिफ तहजीबों का, मुख्तलिफ सकाफतों का, मुख्तलिफ लोगों का। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब सारी बातें हम किसी सियासी जमात और किसी मतलब तंजीम की तनकीद करने के लिए हम ये नहीं कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम अपने बच्चों को एक रंगी तारीख पढ़ाएंगे तो वो बच्चे आगे नहीं जा पाएंगे। इससे मुल्क की जो सालमियत है, जो मुल्क का इत्तेहाद है, जो कौमी इत्तेहाद है, वो टूटेगा। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, चाहे कोई मुसलमान ही क्यों नहीं हो, उसे भी ये समझना चाहिए कि कोई मुसलमान एक मजहबी तरीके से, वो दीन से जरूर उसकी जिंदगी में उसका दखल है, हर वक्त दखल है, क्योंकि वो ईमान वाला है। लेकिन जब वो बाहर जाता है तो वो एक किसान भी है, वो एक स्टूडेंट भी है, वो एक मजदूर भी है, वो किसी का नेबर भी है, वो किसी मुल्क का शहरी भी है। इसलिए मुसलमानों को भी ये समझना चाहिए कि उनका अकीदा एक अलग चीज है, लेकिन जब उनकी संस्कृति, जब उनका सभ्यता, जब उनकी जिंदगी, ये सारी चीजें की जब बात आएगी तो वहां पर भी जो गैर मुस्लिम जो कल्चर है उसके भी असरात उसमें पाए जाएंगे। इसलिए भारत में चाहे हिंदू वर्ड कहिए, इसका भी पर्शियन ओरिजिन है, अरबिक ओरिजिन है, चाहे आप हिंदुस्तान की कोई जबान ले लीजिए, 1000 अल्फाज आप उर्दू और फारसी के बोलते हैं, चाहे आप भोजपुरी बोलिए, चाहे आप अवधी बोलिए, चाहे हिंदी बोलिए, चाहे उर्दू बोलिए, खान पान, कल्चर, टेक्नोलॉजी, हर चीजों पे आप देखेंगे कि इस्लाम का, मुसलमानों का इस देश पे असर है। उसी तरह से हिंदुस्तानी मुसलमानों की भी जिंदगी में दूसरे मजहब और धर्म के जो उसके असरात हैं उसका भी उसके ऊपर असर है। इसलिए हम मजहबी तौर पे मुसलमान और हिंदू हो सकते हैं, लेकिन कभी भी हमारी जिंदगी, हमारी पब्लिक लाइफ कभी भी मजहबी तौर पे आप उसको अगर देखेंगे मुल्क को कमजोर करेंगे। और हम लोग ये तनकीद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में फूलों का गुलदस्ता है और जो भी इस गुलदस्ता को तोड़ने की कोशिश करेगा वो हिंदुस्तान का देशभक्त नहीं हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अब रुकना चाहूंगा। पर्ची भी मेरे पास आ गई है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।